everyone, welcome to your Soul channel. This video is part 2 of The Landscape of the Soul, written by Natle Traore. In part 1, we have already discussed about Chinese paintings and European paintings, the concept of Chinese and European paintings, and how the Chinese painters and the European painters wanted their viewers to watch their or to look at their paintings and how to think. Now, this is part 2, and in this part, we are going to cover up an entire lesson, rest of the lesson. And in this part, we will see the advert, or you can say outsider art, or you can say raw art. So let's start. Now we come to the second part. अब अपने सेकंड पार्ट में क्या है, सेकंड पार्ट एक्सप्लोर्स द कांसेप्ट ऑफ आर्ट। अब हम यहाँ देखेंगे कि आर्ट क्या है, क्योंकि पहले जो हमने पेंटर्स देखे वो तो सारे के सारे पेंटर्स वेल एक्सपीरियंस्ड वेल ट्रेन्ड पेंटर्स थे, जिनको हम कह सकते हैं प्रोफेशनल पेंटर्स थे। और अब कौन से पेंटर्स आने वाले हैं, लेट्स सी। गेटिंग इनसाइड आउटसाइडर्स आर्ट, दिस इज द टॉपिक। When French painter Jean Dubuffet mooted the concept of art in the 1940s, the art of the untrained visionary was in minority interest. From its almost veiled beginnings, outsider art has gradually become the fastest growing area of interest in contemporary art internationally. क्या कहते हैं कि 1940s में जो फ्रेंच पेंटर थे जीन डबफेट, उन्होंने इसको डिस्क्राइब किया था, एक नया कॉन्सेप्ट निकाला था उन्होंने, और क्या बोला था उन्होंने, दिस इज आर्ट। और ये क्या है, द आर्ट ऑफ द अनट्रेन्ड विजनरीज, मतलब अनट्रेन्ड लोग जिनको कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं मिली है, जिनको आर्ट के बारे में ए भी नहीं पता, जिनको कुछ नहीं पता, लेकिन फिर भी वो अपना आर्ट कर रहे हैं, मतलब अपना ड्रॉ कर रहे हैं, पेंटिंग्स कर रहे हैं। तो वो वॉज ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट, मतलब बहुत कम लोगों का उसमें इंटरेस्ट था। माइनॉरिटी मतलब एक तो मेजोरिटी और एक होता है माइनॉरिटी। मेजोरिटी हो गया बहुत ज़्यादा लोग, और माइनॉरिटी मीन्स बहुत कम लोग, उनका इंटरेस्ट था उसमें। फ्रॉम इट्स ऑलमोस्ट अ वेल्ड बिगिनिंग, कहते हैं कि पहले पर्दे के पीछे था, छुपा हुआ था, लोग नहीं जानते थे ज़्यादा उसके बारे में। लेकिन जब इसकी बिगनिंग हुई, स्टार्ट हुआ, तो आउटसाइडर आर्ट हैज़ ग्रेजुअली बिकम द फास्टेस्ट ग्रोइंग एरिया। लोगों को अब उन्होंने आर्ट को क्या नाम दिया, आउटसाइडर आर्ट का। और आउटसाइडर आर्ट मतलब उनका कहने का मतलब कि एक आउटसाइडर है जो आर्ट के फील्ड में नहीं है, लेकिन वो पेंटिंग कर रहा है, वो आर्ट कर रहा है। तो आउटसाइडर आर्ट हैज़ ग्रेजुअली, और फिर धीरे धीरे फास्टेस्ट ग्रोइंग एरिया बन गया, मतलब सबसे ज़्यादा ग्रो करने लग गया ये एरिया, लोगों का इंटरेस्ट इसमें आने लग गया। और कंटेम्प्रेरी आर्ट इंटरनेशनली, और सिर्फ एक ही जगह पे नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे, मतलब थ्रू आउट द वर्ल्ड ये कॉन्सेप्ट जो है वो फैलना शुरू हो गया। मतलब हर जगह लोगों ने अपने पेंटिंग्स, अपने आर्ट जो है वो दिखाना शुरू कर दिया, जिनको कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं मिली थी, जो अनट्रेन्ड लोग थे। अब उसका एग्जाम्पल जैसे हम यहाँ देखेंगे, दिस जनरली इज डिस्क्राइब्ड एज आर्ट ऑफ दोज हु हैव नो राइट टू बी आर्टिस्ट एज दे हैव received no formal training yet show talent and artistic insight. Their works are a stimulating contrast to a lot of mainstream offerings. क्या बताते हैं कि वो ऐसा जनरे था, जनरे मतलब वो ऐसी जनरेशन थी, वो ऐसा टाइम था जिसको डिस्क्राइब किया जाता है कि उन आर्ट ऑफ दोज, उन लोगों का आर्ट जो दोज हु हैव नो राइट टू बी आर्टिस्ट, जिनको आर्टिस्ट बनने का कोई राइट नहीं था, आर्टिस्ट कहलाने का कोई राइट नहीं था। इसका मतलब क्या हुआ कि उनको कोई ट्रेनिंग नहीं मिली, उनको कुछ आता नहीं था, तो उनको कोई आर्टिस्ट कैसे बोलेगा। आर्टिस्ट हम उसी को कहेंगे जिसको अच्छा आर्ट आता है, जो अच्छा सुंदर, मतलब सुंदर पेंटिंग्स करता है, अच्छी पेंटिंग्स करता है, लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं, तो उसी को हम आर्टिस्ट बोलते हैं। हम हर किसी को आर्टिस्ट नहीं कह सकते, लेकिन वो यही कहते हैं कि वो टाइम था जब उनको कोई राइट नहीं था आर्टिस्ट कहलाने का, एज दे हैव रिसीव, उनके पास कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं थी, उनको कुछ नहीं आता था पेंटिंग के बारे में। येट फिर भी उन्होंने अपना टैलेंट शो किया, और आर्टिस्टिक इंसाइट मतलब अंदर से जो आर्टिस्ट था उसको बाहर निकाला। अंदर से आर्टिस्ट मतलब हम सबके अंदर, जैसे आपने एक ऐड जरूर देखी होगी कि उसमें आप चाय की ऐड आती है, उसमें कहते हैं कि हम चाय पीते पीते अपने टैलेंट को जानते हैं, अपनी स्किल्स को जानते हैं, हमारे अंदर का आर्टिस्ट निकल के आता है कि हम क्या क्या कर सकते हैं। याद करिए कौन सी ऐड है, यस। तो ये ऐड जब देखने के बाद, मतलब चाय पीने के बाद लोगों को अपना टैलेंट पता चल जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पे ये कहते हैं कि भाई उनके अंदर कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं थी, लेकिन आप ये मान के चलिए कि उन्होंने चाय पी और उनको अपने अंदर का आर्टिस्ट जो है वो पता चल गया कि मेरे अंदर भी एक आर्टिस्ट है, मैं भी कुछ पेंट कर सकता हूँ। देयर वर्क्स आर अ स्टिमुलेटिंग कंट्रास्ट टू अ लॉट ऑफ मेनस्ट्रीम ऑफरिंग, कि उनका जो ये स्टिमुलेटिंग कंट्रास्ट मतलब बिल्कुल ऑपोजिट चीज़ है, लेकिन साथ साथ चल रहा है, किसके साथ, मेन स्ट्रीम ऑफरिंग, मतलब मेन स्ट्रीम में जो पेंटर्स आ रहे हैं, जो प्रोफेशनल पेंटर्स हैं, जो आर्टिस्ट हैं, वो अपनी पेंटिंग्स लेके आ रहे हैं, उसके साथ साथ ये भी चल रहा था, आउटसाइडर आर्ट भी बहुत कॉमन हो रहा था। अराउंड द टाइम Duckworth was propounding his concept in India, an untutored genius was creating paradise. Years ago, the little patch of jungle that he began clearing to make himself a garden sculpted with stone and
Recycled material is known to the world today as the Rock Garden at Chandigarh. अब कहते हैं जिस टाइम ये टॉपिक ये सब बातें कर रहे थे उस टाइम पे एक इंडिया में अनट्यूटर जीनियस, कोई ट्यूटर नहीं, मतलब कोई ट्रेनिंग नहीं कुछ नहीं, और लेकिन वो जीनियस बोला है उसको, वो क्या कर रहे थे, ही वॉज क्रिएटिंग पैराडाइज. पैराडाइज मीन्स सिनोनिम ऑफ हेवन. यहाँ पे इंडिया में अर्थ के ऊपर एक पैराडाइज बनाने की कोशिश कर रहे थे, बना रहे थे. ईयर्स अगो द लिटिल पैच, अब सालों से जो जंगल पड़ा था, बिल्कुल एक ऐसा एरिया, लिटिल पैच मीन्स एक छोटा सा ऐसा एरिया जो बिल्कुल कम्प्लीटली जंगल था. और जंगल भी ऐसा जंगल नहीं कि प्रॉपर जंगल की फॉर्म में नहीं, लोग वहाँ पे कूड़ा फेंक रहे हैं, डस्ट मतलब गंदगी फेंक रहे हैं, इस तरह का वो एरिया बना हुआ था. और उसने क्या किया, उसने सबसे पहले बिगैन टू क्लियरिंग, उसको क्लियर किया बिल्कुल, टू मेक हिमसेल्फ अ गार्डन. और उसने अपनी मर्जी से वहाँ पे एक गार्डन बनाना शुरू किया. क्यों? क्योंकि उसको नहीं अच्छा लगा कि ये ऐसा एरिया है जो बिल्कुल कोई लुक आफ्टर नहीं करता है, बिल्कुल बेकार पड़ा है, लोग उसको गंद समझते हैं. और उसने वहाँ पे उसको क्लीन किया, उसको साफ किया, फिर वहाँ पे स्कल्पचर्स बनाने शुरू किए. स्कल्पचर्स और किस चीज़ के, विद स्टोन एंड रिसाइकल्ड मटेरियल. रिसाइकल्ड मटेरियल मतलब जो लोगों ने फेंका हुआ था गंद वहाँ पे और रिसाइकल हो जाता है, उस मटेरियल को कलेक्ट करके, स्टोन्स को कलेक्ट करके उसने वो बनाने शुरू किए. अब यहाँ पे क्या कह सकते हैं, जैसे लोगों ने कप्स फेंक दिए, प्लेट्स फेंक दी, उनको लिया उसने, उसमें अपने सीरीज फेंकी हुई हैं वो ले ली उसने उठा के, वहाँ से लोगों की चूड़ियाँ हैं, कुछ भी इस तरह के उसने सामान लिए और उनको बनाना शुरू किया अपने स्कल्पचर्स को, जैसा ये पिक्चर में आप देख रहे हैं. दिस इज अ इमेज ऑफ रॉक गार्डन चंडीगढ़. तो नोन एज अ वर्ल्ड टुडे एज, और इसको आज हम रॉक गार्डन के नाम से जानते हैं. इट्स 80-year-old क्रिएटर डायरेक्टर नेचर, हियर इज ऑन द स्क्रीन, is now hailed as India's biggest contributor to outsider art. अब ये बहुत पहले की बुक लिखी हुई है, तब ये इन्होंने बताया कि 80 के नेचर थे और उनको इंडियाज बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर टू आउटसाइडर आर्ट माना गया. द 50th issue spring 2005 of Raw Vision, a UK based magazine pioneer in outsider art publications, features Nature and his rock garden sculpture Women by the Waterfall on its anniversary's issue cover. बहुत फेमस यूके की मैगजीन है स्प्रिंग 2005 में जो आई थी. स्प्रिंग नाम से मैगजीन है, पब्लिश होती है 2005 में जो उसका पब्लिकेशन आया था, और वो रॉ विजन के ऊपर था. 50th इशू था उसका. उसमें आउटसाइडर आर्ट के ऊपर पब्लिकेशन की थी और फिर उस पर नेचर को फीचर किया गया. नेचर की पिक्चर वहाँ आई और उसको दिखाया और उसके रॉक गार्डन के स्कल्पचर्स को भी दिखाया. और उसमें एक पर्टिकुलर स्कल्पचर कैसा था, विमेन बाय द वाटरफॉल, वाटर के फॉल के साथ में विमेन खड़ी हुई थी ऑन इट्स एनिवर्सरीज इशू कवर. मतलब 50th एनिवर्सरी का जो इशू कवर था, 50th एनिवर्सरी पे जो इशू पब्लिश हुआ स्प्रिंग का, वो उसमें उन्होंने नेचर को दिखाया, मतलब रॉक गार्डन को दिखाया. तो इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट कि यूके की एक मैगजीन जो लीडिंग मैगजीन है उसके अंदर इंडियन किसी पर्सन का, वो भी ऐसा जो आउटसाइडर आर्ट में इन्वॉल्व है, उसका पिक्चर वहाँ आया. The notion of the art brut or raw art was of works that were in their raw state as regards cultural and artistic influences. Anything and everything from a tin to a sink to a broken down car could be material for a work of art, something Leechon has taken to dizzying heights, recognizing his art as an outstanding testimony of the difference a single man can make when he lives his dream. क्या कहते हैं कि द नोशन ऑफ आर्ट ब्रुट, यहाँ से ये आर्ट ब्रुट और रॉ आर्ट आप कह सकते हैं, इसका कॉन्सेप्ट जो है, नोशन मीन्स कॉन्सेप्ट, स्टार्ट हुआ. वॉज ऑफ वर्क्स दैट वर इन देयर रॉ स्टेट. और इसमें भी क्या चीज़ दिखाई है कि ऐसी चीज़ें जो रॉ स्टेट में हैं, बिल्कुल रॉ फॉर्म में हैं, उसको रिगार्ड्स कल्चरल एंड आर्टिस्टिक इन्फ्लुएंसेस, उसको एक पर्सन ने, उसने कल्चरल फॉर्म में देख के, उसको आर्टिस्टिक फॉर्म में देख के, उसको इतना इन्फ्लुएंस हुआ इस चीज़ से कि वो एनीथिंग एंड एवरीथिंग फ्रॉम, और कुछ भी ले लिया उसने और उसको अपने ही फॉर्म में आर्टिस्टिक वे में उसको क्रिएट कर दिया और उससे स्कल्पचर बना दिया. और उसमें क्या क्या बताते हैं ये कि उसमें टिन भी हो सकता है, उसमें सिंक भी हो सकता है, कोई टूटा फूटा सिंक पड़ा है, कोई टिन का पार्ट पड़ा है वो हो सकता है, और कोई ब्रोकन डाउन कार का मटेरियल है, या कोई और वर्क ऑफ आर्ट है, कुछ भी पड़ा हुआ है. जैसे मैंने आपको बताया कि बैंगल्स पड़ी हुई हैं या कप प्लेट्स टूटे हुए पड़े, कुछ भी उन्होंने ले लिया, टायर्स हैं जो भी, उनसे लेके उन्होंने स्कल्पचर्स बनाने शुरू कर दिए. और आप उसमें जो नेचर जी थे उनकी आप इमेजिनेशन देखिए कि उन्होंने ये सब कूड़ा कबाड़ देख के उसको सोचा कि इससे ये भी बन सकता है. देखिए समथिंग नेचर ने ऐसा कुछ काम किया जिससे उनका आर्ट जो है वो डिजिंग हाइट, मतलब इतनी ऊंचाइयों पर पहुंच गया, एक्सट्रीम हाइट्स पर पहुंच गया. रिकॉग्नाइजिंग, और उनके आर्ट को कैसे जाना जाने लगा, एंड आउटस्टैंडिंग टेस्टिमनी ऑफ द डिफरेंस, कि एक अलग ही तरह की आउटस्टैंडिंग वर्क, टेस्टिमनी मीन्स एक सर्टिफिकेट जैसे हम कह सकते हैं, कि एक आउटस्टैंडिंग वर्क जो माना जाने लगा. और वो भी कैसे कि एक सिंगल मैन, एक अकेले आदमी ने मिलकर, किसी और के साथ नहीं, किसी और की हेल्प से नहीं, एक अकेले आदमी ने
मेक व्हेन ही लिव्स हिज ड्रीम, कि जब उसने सोचा कि मुझे ये काम करना है, मुझे अपनी ड्रीम को फुलफिल करना है, मुझे अपनी अपनी ज़िंदगी में अपने सपने को जीना है, उसने वो काम किया और अकेले ही किया, चाहे उसको कितना ही टाइम क्यों नहीं लग गया. द स्विस कमीशन फॉर यूनेस्को विल बी ऑनरिंग हिम बाय वे ऑफ अ यूरोपियन एक्सपोजिशन ऑफ हिज वर्क. अब उस टाइम जब ये लेसन लिखा गया था, उस टाइम पर इनको बुलाया. अब 2005 का बताया है, तो 2005 के बाद ये लेसन लिखा हो गया होगा. तो अराउंड, अब हम 2021 में हैं, तो अराउंड 15-16 ईयर्स तो हो चुके हैं. तो वो कहते हैं उस वक्त स्विस कमीशन ने, स्विट्जरलैंड के जो कमीशन थे, कमीशन से यूनेस्को के उनको ऑनर किया गया यूरोपियन एक्सपोजिशन ऑफ हिज वर्क. यूरोपियन एक्सपोजिशन में उनको ऑनर किया गया, उनको रिस्पेक्ट दी गई, उनको अवार्ड्स दिए गए, उनको सर्टिफिकेट्स दिए गए, जो भी था वो सब कुछ उनको मिला, रिवॉर्ड्स मिले. And the 5-month interactive show Realm of Nature beginning October will be held at leading museums in Switzerland. स्विट्जरलैंड के लीडिंग मतलब जो बहुत टॉप मोस्ट म्यूजियम थे, वहाँ पर 5 months तक उनका इंटरेक्टिव शो चला. मतलब पूरे उन्होंने जैसे डॉक्यूमेंट्री सॉर्ट ऑफ बनाई, पिक्चर बनाई और उसको 5 months तक वहाँ चलाया अलग अलग म्यूजियम्स में. और क्या था वो, रियल्म ऑफ नेचर, कि नेचर ने कैसे रियलिटी में सब कुछ करा, किस तरह से उन्होंने काम किया, क्या क्या किया, वो सब इसमें दिखाया गया. As you can see here, and beginning October, तो उस टाइम अक्टूबर से स्टार्ट किया था. फिर उसके बाद वो कहते हैं लीडिंग म्यूजियम्स कहाँ कहाँ के, सिर्फ स्विट्जरलैंड नहीं, बेल्जियम, फ्रांस एंड इटली के म्यूजियम्स में भी ये सब कुछ दिखाया गया. जो ये बहुत यूरोपियन सिटीज़ हैं, बहुत फेमस सिटीज़ हैं, ये वो सॉरी जो यूरोपियन कंट्री, यस, जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, बहुत फेमस कंट्रीज़ हैं, स्विट्जरलैंड, बेल्जियम, फ्रांस, इटली, यहाँ इन कंट्रीज़ के लीडिंग म्यूजियम्स में ये सारा दिखाया गया डॉक्यूमेंट्री. द बिगेस्ट रिवॉर्ड इज वॉकिंग थ्रू द गार्डन एंड सीइंग पीपल एंजॉय माई क्रिएशन. नेचर सिक्स, नेचर कहते हैं कि मुझे अवार्ड मिला, सब कुछ मिला, मुझे रिकग्निशन मिला, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट, सबसे ज़्यादा मज़ा कहाँ होता है, सबसे बड़ा हैप्पीनेस कहाँ होता है, बिगेस्ट रिवॉर्ड क्या है मेरे लिए, कि वॉकिंग थ्रू द गार्डन, कि अपने गार्डन में घूमना, और सी पीपल एंजॉय माई क्रिएशन, कि लोग आ रहे हैं मेरे गार्डन में, घूम रहे हैं और मेरे क्रिएशंस को, जो मैंने स्कल्पचर बनाए हैं, जो मैंने पार्क बनाया है, गार्डन बनाया है, उसको एंजॉय कर रहे हैं, वहाँ मेरे को अप्रिशिएट कर रहे हैं. मुझे सबसे बड़ा रिवॉर्ड जो है वो ये लगता है. ये नेचर जी ने खुद बोली ये बात. तो ये हमारा लेसन का एंड हो गया. एंड Brinda Suri is the writer who has written this in the Sun Times in 28 August 2005 का ये पब्लिश हुआ था. उसमें से एक पार्ट जो है यहाँ पे लिया हुआ है इसका, गेटिंग इनसाइड आउटसाइडर आर्ट. तो हमने इस तरह से देखा कि सेकेंड पार्ट में क्या बताया, एक्सप्लोर्स द कॉन्सेप्ट ऑफ आर्ट means the art of one who has no right in another world, that's raw art and outsiders art. तो ये हमने सेकेंड पार्ट में किया. अब हम यहाँ देखते हैं इस लेसन में हमने क्या देखा, हमने चाइनीज आर्ट को देखा, हमने यूरोपियन आर्ट को देखा, हमने आर्ट को देखा. तो ये 3 हमारे अलग अलग कॉन्सेप्ट थे. और आई होप कि आपको ये लेसन अच्छे से क्लियर हो गया होगा, आपको सब कुछ समझ आया होगा. एंड अगर आपको समझ आया तो डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो. एंड इफ यू आर नॉट सब्सक्राइब द चैनल, सब्सक्राइब द चैनल, click the bell icon also so that you can get all the latest updates. And don't forget to comment also, because your comments are always welcome, and share among your friends so that they can also get the benefit of this video. Thank you very much. Thanks for watching.